हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानव हिंदी क्लासेस। आज मैं आपके लिए जो नया वीडियो लेकर आई हूँ वो है कक्षा 9वीं से क्लास 9 से कविता चंद्र गहना से लौटती बेर। अब यहाँ पर बेर मतलब आते समय, वापस आते समय। कहाँ से? चंद्र गहना एक गांव है जहाँ से केदारनाथ जी जो इस कविता के कवि हैं वो वापस आते हैं। तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर उनका मन इतना खुश हो जाता है कि वो वहीं पर बैठ जाते हैं और वो बैठकर वहाँ पर प्रकृति की हर चीज़ को निहारते हैं और उसी निहारते निहारते वो इस कविता का निर्माण कर देते हैं। तो इस कविता में ग्रामीण परिवेश का, खेत खलियान का बड़े सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। अब यहाँ पर किस तरह से चने को, अलसी को दिखाया गया है, किस तरह से यहाँ पे चिड़िया का, किस तरह से मतलब हर एक प्राकृतिक चीज़ का कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। और इस कविता में मानवीकरण अलंकार का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। तो देखते हैं आप इस कविता को। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। अब कवि क्या कह रहे हैं? देख आया चंद्र गहना। कवि कह रहे हैं कि वे चंद्र गहना नामक गांव देखकर आ गए हैं। देखता हूँ दृश्य अब मैं, और लौटते हुए जब वे खेत की मेड़ पर बैठकर आस पास का दृश्य देख रहे थे। मेड़ होता है जो खेत में आने जाने के लिए कच्चा रास्ता बना देते हैं, उसको मेड़ बोलते हैं। वहाँ पर बैठकर जब वो क्या कर रहे थे, आसपास के प्राकृतिक दृश्यों पर, आसपास की वातावरण पर नज़र डाल रहे थे। देखता हूँ दृश्य अब मैं, जब आसपास का जो वहाँ पर चीज़ें हैं उनको देख रहे थे। कहाँ पर? खेत की मेड़ पर अकेले बैठकर जब कवि ये सब कुछ देख रहे थे तो उनकी नज़र किस पर पड़ती है? एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। अब वहाँ पर कवि की दृष्टि किस पर पड़ती है कि उन खेतों में क्या लगा हुआ है? चने का पौधा। जो चना हम खाते हैं ना, ब्लैक चने खाते हैं आप, उसी का एक पौधा लगा हुआ है। और उस चने के पौधे को मानवीकरण अलंकार यानी कि उसको एक इंसान की तरह करते हुए क्या कहा है कवि ने कि महज एक बीते के बराबर, यानी कि बहुत छोटा है वो हरा चना, जो कि बहुत छोटे कद का है, नाटे कद का। ठिगना मने छोटा कद, छोटे कद का है। और उसने जो चना होता है ना, उसके ऊपर कौन से रंग के फूल लगे होते हैं? गुलाबी रंग के। उसके ऊपरी हिस्से पर गुलाबी रंग के फूल खिले होते हैं। तो उन फूलों को कवि ने क्या कह दिया कि छोटे गुलाबी फूल का उस बांधे मुरेठा। मुरेठा होता है जो सिर पर हम कपड़ा बांधते हैं, उसे बोलते हैं मुरेठा। तो शीश माने सिर। तो चने ने क्या किया है? ऐसा लग रहा है जैसे अपने सिर पर गुलाबी रंग का मुरेठा कपड़ा बांध रखा है, पगड़ी बांध रखी है। आगे है, पास ही मिलकर उठी है बीच में अलसी हटीली। और आगे कह रहा है अलसी। अलसी भी एक क्या होता है? बीज होता है एक, उसका क्या होता है? तेल बनता है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि उन्हीं चने के बीच में ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर हट के साथ, अपनी एक बहुत ज़्यादा एक तीव्र इच्छा के साथ वहाँ पर बीच में ही क्या, अलसी का पौधा भी उगा हुआ है। जो कैसा है? देह की पतली। अलसी क्या हुई? लड़की। देह की पतली यानी कि वो बिल्कुल पतली सी है शरीर से। देह माने शरीर। कमर की है लचीली, क्योंकि कवि यहाँ मानवीकरण कर रहा है। तो क्या कर रहा है? वहाँ पर उगे पौधों को इंसान की तरह बता रहा है, कि युवती की तरह बता रहा है अलसी को कि उसकी कमर कैसी है? बिल्कुल लचीली है। और क्या हो रहा है वहाँ पर? नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए ये दे दूं हृदय का दान उसे। अब क्या हुआ था कि चने के बीच में अलसी का पौधा भी उगा हुआ है जो बेहद पतली है, और अलसी के पौधे का पतला होने के कारण वह हवा के झोंके के साथ इधर से उधर उड़ रही है। तो इस उसमें कवि ने उसकी देह को, उसको कमर को क्या कह दिया? बिल्कुल लचीला कह दिया है। और यहाँ पर कवि ने बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं उसमें अलसी के पौधे को नायिका, एक स्त्री के रूप में दिखाया है। अलसी के पौधे के ऊपरी भाग पर क्या लगे हुए हैं? नीले रंग के फूल खिले हुए हैं।
जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अलसी के पौधे अपने हाथों में फूल लेकर, नायिका बनी हुई है ना, वो नायिका जो फूल लेकर कह रही है कि जो उसके प्रेमी रूपी फूल को लेगा, जो उसके प्रेम रूपी फूल, नीले फूल वो हाथ में लेकर खड़ी है, उसे जो लेगा या स्वीकार कर लेगा वो उसे अपना दिल देगी, अर्थात उस पर अपना सारा प्रेम न्योछावर कर देगी। तो यहाँ पर इसका बड़ा सुंदर चित्रण कवि ने किया है। अगली पंक्तियों में केदारनाथ जी ने चंद्रग्रहण से जो लौटती बेर में, अगली पंक्तियों में उन्होंने खेतों के प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना विवाह के मंडप से की है। जैसे शादियों में विवाह का मंडप सजा होता है, तो गांव का जो वहाँ पर वर्णन है, उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का, खेतों का वर्णन किस तरह से कर दिया है, जैसे शादी का मंडप हो। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में पधारी। अब कवि कहते हैं कि जो सरसों है उसकी तो बात ही मत पूछो तुम, सरसों की जो फसल उगी हुई है वो तो ऐसे लग रहा है मानो बहुत ही सियानी हो गई है, समझदार हो गई है। सरसों पर पीले रंग के फूलों के खिलने से ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे वह हल्दी लगाकर दुल्हन का रूप धारण करके मंडप में बैठी हो, क्योंकि जो सरसों के ऊपर फूल आते हैं वो पीले रंग के होते हैं। तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो हाथ पीले करके कहाँ आ गई है, ब्याह मंडप में बैठी हुई है। आगे है, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अब आगे कवि क्या कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फागुन का महीना स्वयं, फाग यानी कि होली, होली के गीत गा रहा है, फाग भी बोलते हैं ना हम होली को जब खेलते हैं। कवि आगे कहता है कि उस मनोरम दृश्य को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे स्वयंवर हो रहा है, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा, जैसे स्वयंवर हो रहा है। और उसके आगे कवि क्या कह रहे हैं कि कवि के मन में प्रकृति के प्रति अनुराग की भावना, प्रेम की भावना पैदा होने लगी है। प्रकृति का अनुराग अंचल, जब प्रकृति का जो वो प्रकृति को देखकर उनके मन में उसके प्रति क्या हो रहा है, प्यार पैदा हो रहा है। क्योंकि जब हवा आती है तो जब वो जितनी भी फसल लगी हुई है वो सारी खिलती है, तो ऐसे लग रहा है आंचल, प्रकृति का जो आंचल है, उसने जो दुपट्टा लिया हुआ है वो हिल रहा है, इससे उसके मन में उसके प्रति प्यार पैदा हो रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। अब यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य और व्यापारिक शहर की तुलना की है। जो हमारे शहर है जहाँ भागदौड़ भरी, पॉल्यूशन इतना है, तो उससे क्या कवि को अच्छा लग रहा है, प्राकृतिक गांव का सौंदर्य। तो कवि क्या कह रहे हैं कि गांव की हरियाली और मनोहर दृश्य उस नगर से बहुत अच्छा और सौंदर्य से भरा है, जो नगर सिर्फ व्यापार और ऊंची ऊंची इमारतों का प्रतीक बनकर रह गया है। दूर व्यापारिक नगर, व्यापारिक मतलब जहाँ पर व्यापार, सिर्फ काम काज, पैसा के पीछे दुनिया भाग रही है, वहाँ से प्रेम की भूमि जहाँ पर प्रकृति का आंचल फैला हुआ है, बहुत ही अच्छी है, उपजाऊ है, सुंदर है। अब इस तीसरे पद में कवि क्या कह रहे हैं, इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि वो कहाँ बैठे हुए, एक पोखर के ऊपर। पोखर मतलब जो तालाब बन जाते हैं ना, गांव के बीचों बीच तालाब बने होते हैं अपने आप से, उनके ऊपर। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही उसमें लहरियाँ। अब कवि क्या कह रहे हैं कि वे जहाँ बैठे हुए हैं वहीं पर एक पोखर या तालाब भी स्थित है, उनके मतलब पैरों के जहाँ पर वो बैठे हुए हैं वहाँ नीचे एक तालाब भी स्थित है, पोखर भी स्थित है, जिसमें लहरें उठ रही हैं, हवा के कारण जिसमें लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही है वो भी लहरियाँ। अब क्या होता है, तालाब में नीचे घास उग जाती है मिट्टी वगैरह से, तो क्या कह रहा है कि जो उसमें जो नीचे भूरी घास उगी हुई है वह भी हवा के झोंके से हिलोरियाँ हिल रही है, लहरा रही है वो भी। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चमकाता। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चांदी, सूर्य की किरणें जब तालाब में पानी में पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब, जो उसका रिफ्लेक्शन है वो ऐसे दिखता है कि जैसे चांदी का खंबा हो, ऐसे दिखाई पड़ती है उसकी रिफ्लेक्शन। तो वो क्या कह रहे हैं,
सूर्य की किरणें जब तालाब में पड़ती है तो उसके प्रतिबिंब से ऐसा लगता है जैसे पानी में एक चांदी का खंबा हो और जो कि आंखों में भी चमक रहा है कहीं पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब तालाब में कई पत्थर भी पड़े हुए हैं और जब पत्थर की पर लहरें आती हैं तो पानी से क्या करती हैं, उनको भिगो कर जाती हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे वो चुपचाप पानी पिए जा रहे हैं। पता नहीं उनकी जो प्यास है वो कब बुझेगी और उनकी प्यास, जो पत्थरों की है प्यास, अभी तक बुझी नहीं है और वे कह रहे हैं कि जाने कब तक उनकी प्यास बुझेगी। अब आगे कवि केदारनाथ जी कह रहे हैं, चुप खड़ा बगुला डुबोए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। अब वहाँ पर जब पोखर है, तालाब है, तो वहाँ पर क्या है, उसमें तालाब में मछलियाँ भी हैं और जब मछलियाँ हैं तो वहाँ पर बगुला भी होता है। आप देखते हो बगुला ना चुपचाप खड़ा रहता है, जैसे उसे ऐसे लगता है जैसे ध्यान लगा रखा है उसने, बड़ा ही मतलब सोया हुआ है, ध्यान में कहीं खोया हुआ है वो। और जैसे उसे मछली दिखती है वो एकदम से उसे चिट करके उठा लेता है अपनी चोंच में। तो इसी तरह से यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि तालाब में कुछ बगुले भी हैं जो दिखने में बड़े ही शांत और स्थिर लगते हैं, पर जैसे ही उन्हें मीन माने मछली, जैसे ही उन्हें कोई चंचल सी मछली दिखाई देती है तो वे अपना ध्यान, जो वो ऐसे लग रहा है कि ध्यान लगाया हुआ है, बड़े शांत खड़े हैं, वो एकदम से छोड़ते हैं और एकदम से चट करके क्या होता है, अपनी चोंच में मछली को डालकर निगल जाते हैं, गले को डालता है, नीचे निगल जाते हैं। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों को झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। अब आगे क्या कह रहे हैं, वहाँ पर एक कैसी चिड़िया है जो पीले रंग की है, जो कैसी है, काले, जो उसका माथा है उस पर काले रंग का एक निशान है और वो बहुत ही चतुर है, चालाक है। और उसके पंख कैसे हैं, श्वेत, यानी कि सफ़ेद उसके पंख हैं। अब जैसे उसे जल के हृदय में, मतलब वो उड़ती है बहुत ऊंचा, पर उसे दूर नीचे पानी में क्या दिख जाती है, और उसकी जो चोंच है, चोंच कैसी है उसकी, पीली है। तो यहाँ पर आगे क्या है कि एक सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया जिसका माथा या सिर काले रंग का होता है, वह तालाब के ऊपर से मंडराते हुए तालाब के पानी में बिल्कुल एकाग्रता से मतलब कंसंट्रेट करके देखती रहती है। और जैसे ही उसे मछली, चटुल मछली उसे पानी में नजर आती है, वह फौरन उस पर टूट पड़ती है और अपने पीले रंग की चोंच पीली में दबाकर, अपने पीले रंग की चोंच में उसे दबाकर आसमान की तरफ, गगन में आसमान की तरफ उड़ान भर लेती है। ओ यहीं से ऊंची भूमि है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। अब जब जहाँ कभी बैठे हैं ना, वहाँ पर क्या है, भूमि ऊंची है, ऊंची मतलब वहाँ पर क्या है, थोड़ी पहाड़ी टाइप है। तो जहाँ पर कवि बैठे हुए हैं, भूमि ऊंची है, यहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मैं जहाँ हूँ वहीं से भूमि ऊंची उठी हुई है, अर्थात कवि का जो स्थान बैठने का है वो ऊंचाई पर स्थित है और वहीं से क्या गई हुई है, एक रेल की पटरी गई हुई है। पर कवि ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अभी ट्रेन के आने का समय नहीं हुआ है। और कवि क्या कह रहे हैं, ट्रेन के देरी होने पर मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, कोई मेरे को, मैं बेकार नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर स्वतंत्र हूँ और प्रकृति का नज़ारा देख रहा हूँ। और उससे क्या हो रहा है, उनको एक कविता बन रही है उनकी, तो वो वहाँ पर बैठकर आज़ाद हैं अपने विचारों को लिखने में। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार करूप खड़े हैं।
अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि चित्रकूट की जो पहाड़ियाँ हैं, जगह है चित्रकूट, उसकी जो पहाड़ियाँ हैं वो थोड़ी चौड़ी और ऊंची है, ज़्यादा ऊंची नहीं है, वो कम ऊंची हैं और चौड़ी हैं और दूर दूर तक फैली हुई है, दूर दिशाओं तक फैली हुई है, दूर दूर तक फैली हुई है। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं, बांझ भूमि पर, उन पहाड़ियों की भूमि जो क्या है बंजर है, उन पर पेड़ पौधे नहीं उगते। वहाँ पर क्या उगते हैं, दूर इधर उधर क्या उगता है वहाँ पर, रीवा होता है जो कांटेदार पेड़ होते हैं, जो कांटेदार पेड़ होते हैं वो वहाँ पर, और कुरूप बिल्कुल भयानक से दिखाई देने वाले, सुंदर नहीं होते वो कहीं कहीं लगे हुए हैं बस। अब देखते हैं अंतिम पंक्तियाँ। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर, सुग्गा होता है तोता, टें 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 टें। अब कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो प्रकृति वातावरण में गूंजती तोते की, सारसों की मीठी आवाज़ से प्रभावित हो रहे हैं, और यहीं पर वो ही बता रहे हैं कि यहाँ पर सुन पड़ता है मीठा मीठा, यहाँ पर मीठा मीठा इस वनस्थली में, इस जो फैला हुआ जंगल है, एक तरह से वन है, वहाँ पर मीठी मीठी तोते का स्वर गूंजता रहता है, टें 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 टें। और वहीं पर उसी वनस्थली के मतलब इतनी तेज आवाज़ है कि वो वनस्थली में किसका स्वर गूंजता है, सारस का स्वर टिर्रो टिर्रो। तो उसी वनस्थली में सारस का स्वर गूंजता है टिर्रो टिर्रो, जिससे क्या होता है, तोते के मीठे स्वर हिस्सा बने व्याकुल हो उठते हैं, और तभी उसका हृदय को चीरता हुआ, उस मतलब शांति को चीरता हुआ सारस का भी स्वर सुनाई देता है। सारस भी एक पक्षी है। मन उड़ता होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। अब कवि क्या कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं भी पंख फैलाकर सारस के संग उड़ जाऊं और उस हरे भरे खेत में पहुंच जाऊं, हरे खेत में, उस हरे भरे खेत में पहुंच जाऊं, जहाँ सारसों की जोड़ी प्रेम के गीत गा रही हो, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं, जहाँ पर वो अपने सच्चे प्रेम की कहानी गा रहे हों, और वहीं कहीं छुप छुप कर सारसों की कहानी सुन लूं। अतः कवि को उस प्राकृतिक वातावरण और वहाँ के प्रकृति के बेहतरीन जो दृश्य हैं उनसे लगाव हो गया है, और उसे वो छोड़कर कहीं भी जाना पसंद नहीं करते, उन्हें कहीं पर भी जाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्राकृतिक सौंदर्य बोध कविता में प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त की गई है, जो स्वयं में बड़ी अद्भुत और मनोरम है। और यहाँ पर कवि केदारनाथ जी की सृजनात्मक कल्पना अभिव्यक्ति उजागर हुई है, और वो स्वभाव से बड़ा ही प्रकृति प्रेम उनके नज़र आ रहा है, और उनका गहरा प्रेम हमारे सामने उनकी कविता के माध्यम से उभर कर आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस कविता में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू।